जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का श्रीराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत का बारे में जानेंगे। प्रतिशत में हम देखते हैं कि प्रति का मतलब होता है कि प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 पे जो भी मान लिया जाता है उसको हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। यहाँ हम प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखो, प्रतिशत में हमें मान लो कोई क्वेश्चन में 5% का मान दिया हुआ है, तो 5% में प्रतिशत का जैसे ही मान चेंज करेंगे यानी प्रतिशत से संख्या में जाएंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टे में 100 ले सकते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए भागाकार में 100 लिया जाता है। 5 को 1 से और 100 को 20 से, मतलब 5 का 5 में एक बार जाता है। इसी प्रकार 100 में 5 का भाग 20 बार जाता है। हम किसी भी भिन्न को सरल करने के लिए दोनों में किसी एक संख्या का भाग दे सकते हैं। तो हमने 5 और 100 में 5 का भाग दिया है, तो अपने पास जो भिन्न है वो 1/20 आ जाती है। ऐसे ही हम 10% के बराबर वैल्यू जानते हैं। तो 10% का मान होता है, प्रतिशत को जैसे हटाएंगे तो 1 के बट्टे में 100, और 10% है तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 के बट्टे में 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर देंगे तो मान अपने पास 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही हम 20% के बारे में निकालेंगे तो मान 20/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिशत का निशान है उसको हम जैसे ही हटाते हैं तो बट्टे में 100 ले लेते हैं। 20 के रूप में जो भी मान है वो हमें कोई चेंज उसमें नहीं करना है। 20 का वैसा मान हमें 20 ले लेना है। अब इसमें 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाता है, और 2 में 2 का एक बार और 10 में 5 बार। तो इसका जो सरल मान है, कोई भी भिन्न को हम लास्ट में सरल रूप में लिखते हैं तो इसका सरल मान 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही हम 25% के रूप में जो संख्या होती है उसको हम चेंज करें तो 25/100, और इसका जो मान है, अब 25 और नीचे 100 है तो 25 में भी 5 का भाग जाता है 5 बार, और 100 में भी 5 का भाग जाता है 20 बार। एक बार हम इसको 5/20 कर सकते हैं और बाद में 5 का फिर जाता है तो इसमें 4, तो ये 1/4 बाद में फिर बन जाता है। तो 25% के बराबर 1/4। तो ये बच्चों इसमें ऐसा है कि जो भी मान मैंने करवाए हैं, 5% को 1/20, 10% को 1/10, 20% को 1/5, 25% को 1/4, ये कुछ ऐसे मान हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका जो हम स्टार्ट में तो बेसिक के बारे में जान लिया, अब आप इनका प्रैक्टिस करके इन मान को, मतलब 10% की जगह आपको 1/10 क्लियर होना चाहिए। मतलब इनको हम अपने प्रैक्टिस के हिसाब से स्पीड से इनको कर सकते हैं, और यही मान ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अब इसमें देखो, हम अगली जो कंडीशन है उसके अनुसार हम जो संख्या दी हुई हो, जैसे 1/2 दी हुई हो, और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, या हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कौन सी स्टेप फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है कि 1/2 को प्रतिशत से, मतलब प्रतिशत के रूप में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते ही ये जो वैल्यू है वो प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे 1/2 गुणा 100, तो 1/2 के बराबर जो मान है उसको प्रतिशत में जाने के लिए गुणा 100 कर देते हैं, और गुणा 100 करने से ये 2 एक बार और ये 50 बार, और बराबर वैल्यू 50% आ जाती है। तो 1/2 के बराबर प्रतिशत में जो मान है वो 50% है। ऐसे ही हम 1/3 के बराबर मान प्रतिशत में निकालते हैं। तो 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब 100 का भाग इसमें पूरा नहीं जाता है, लेकिन हमें 100 का भाग देकर के इसको मिश्र भिन्न में बदल लेना चाहिए, और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग इसमें दे सकते हैं, और 100 का भाग देने से अपने पास जो मान है वो 33 से ही 1/3
प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। 1/3 के बराबर प्रतिशत में मान 33:1/3 होता है। इसी प्रकार 1/2 के बराबर 50% होता है। इसी प्रकार हम इसमें 1/4 के बारे में जानेंगे कि 1/4 जो संख्या है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है, और 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 1 बार और 100 में 25 बार, बराबर वैल्यू इसकी आ जाती है 25%। तो ये जो हम 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसके जो मान हैं वो हम प्रतिशत में दोनों हिसाब से याद रख सकते हैं। जैसे प्रतिशत में दिया हुआ हो तो उसको भिन्न में, और भिन्न में दिया हुआ हो तो प्रतिशत में। जैसे 1/2 का हमने पढ़ा 50%, 1/3 का हमने पढ़ा 33:1/3%, ऐसे ही 1/4 का पढ़ लिया। ऐसे ही हम 1/5, 1/6 इनका कर सकते हैं। जैसे 1/6 को हम करते हैं तो गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 16:2/3, यानी 100 में जब 6 का भाग देते हैं तो अपने पास ये 16:2/3 की भिन्न आती है। तो 1/6 का प्रतिशत में मान 16:2/3 है। तो ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि हमें ये सिखाते हैं कि संख्या है वो प्रतिशत में दी हुई हो तो उसको प्रतिशत कैसे हटाया जाता है, उसकी भिन्न कैसे प्राप्त की जाती है ये, और फिर यदि हमें भिन्न में मान दिया हुआ हो तो उससे हम प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यानी जो क्वेश्चंस लेते हैं उन क्वेश्चनों में आप देखोगे कि किस प्रकार से इन रूल को अपन फॉलो करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि रमेश का जो वेतन है वो महेश के वेतन से 20% अधिक है, परंतु सतीश के वेतन से 25% कम है। यदि सतीश का वेतन हमें 5,400 रुपये दिया हुआ है तो महेश का वेतन कितना होना चाहिए। ये देखो बच्चों इस प्रकार से प्रश्न है कि हमें 3 व्यक्तियों के वेतन के बारे में शर्त दी हुई है, और तीनों के नाम हैं, एक का है रमेश, दूसरे का नाम है महेश, और तीसरे का नाम है सतीश। इन तीनों के वेतन के बारे में हमें दिया हुआ है। अब पहली कंडीशन में हमें ये दिया हुआ है कि महेश का जो वेतन है वो महेश के वेतन से 20% अधिक है, तो महेश का वेतन हम 100 ले सकते हैं, तो रमेश का वेतन अपने पास 120 बन जाएगा। 20% अधिक का अर्थ होता है 100 में आप 20 जोड़ सकते हो, तो 100 में आप 20 जोड़ते हो तो 120 हो जाएगा। अब इसको सरल तरीके से हम बनाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि ये एक रेशियो का रूप है। रेशियो का रूप हम ले सकते हैं। प्रतिशत से रेशियो में अपना जो क्वेश्चन है वो इजी भी बनता है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व भी हो जाता है। यहाँ इसमें 2 का जाता है भाग, 10 में और 12 में दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 6:5 हमें रमेश और महेश के जो वेतन है उसका अनुपात प्राप्त हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन को देखो रीड करते हैं कि सतीश के वेतन से 25% कम है, तो किसका कम है? रमेश का कम है। तो रमेश का यदि वेतन कम है तो सतीश का हम 100 ले सकते हैं, तो रमेश का अपने पास कितना वेतन बनेगा? 25% कम कर दो, 100 में 25 कम करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। अब 100:75 बन जाता है। इसी प्रकार से इस रेशियो को हम सरल करेंगे तो इसमें देखो भाग जाता है 25 का हम घड़िया बोलेंगे तो इसमें ये 4 और ये अनुपात 3, तो 4:3 इसका सरल रेशियो बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें रमेश का जो नाम है वो रिपीट हो रहा है, रमेश दोनों रेशियो में आ रहा है, तो रमेश का रेशियो सेम होना चाहिए। एक में 6 मिल रहा है अनुपात में और एक में 3 मिल रहा है, तो हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि 3 का हमें 6 में मान बन जाए। तो ऐसा सीधा सा तरीका होता है कि किसी भी रेशियो को हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम 4:3 को 6 बनाने के 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर सकते हैं, तो दोनों ही अनुपात को हम 2 से गुणा करके इसमें 8:6 लिख सकते हैं। अब
हमें जो तीनों का जो अनुपात है वो इस हिसाब से प्राप्त हो जाता है कि सतीश का जो अनुपात है, उसके बाद में रमेश का अनुपात है और फिर महेश का अनुपात है। सतीश का अनुपात 8 है, अनुपात में हिस्सा देखो ये 8 है, और सतीश का अनुपात के बाद में रमेश का जो अनुपात है दोनों में 6 है, तो रमेश की जगह हम 6 लिख सकते हैं। फिर महेश का जो अनुपात है, महेश के अनुपात में वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। अब प्रश्न दिया हुआ ये है कि जो सतीश का वेतन है वो 5400 है और इधर सतीश का जो अनुपात है वो हमें 8 मिल रहा है, तो 8 यूनिट के बराबर जो वेतन है वो 5400 आ रहा है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना वेतन हो जाएगा, हम इसमें 5400 में 8 का भाग दे सकते हैं। आप भी इसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है 675। तो 1 यूनिट का मान 675 इसमें बन जाता है। अब हमें मान महेश का वेतन का, तो महेश के वेतन के लिए महेश का अनुपात देखेंगे। महेश का अनुपात हमें 5 दिया हुआ है, तो हम 5 यूनिट इसमें ले सकते हैं, और 5 यूनिट के लिए जो 1 यूनिट का मान है उसको हम इसमें 5 से गुणा कर सकते हैं। तो 675 है अपने पास, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 3375 मान इसमें प्राप्त होता है। तो 3375 अपने पास महेश के वेतन का वैल्यू होता है। तो महेश का वेतन 3375 हो जाएगा और ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इस प्रकार से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो रेशियो में भी अप्लाई होता है और यहाँ पर अपन परसेंटेज में भी इसका एक अच्छा यूज करके क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तथा मोहन की आय से 8% अधिक है। तो मोहन की आय यदि 5500 हमें दी हुई है तो श्याम की आय कितनी होनी चाहिए, ये हमें इसमें सरल करके निकालना है। तो सबसे पहले राम और श्याम का रेशियो हम लेंगे। तो राम और श्याम में श्याम से किसकी ज़्यादा है, श्याम से राम की जो आय है वो 20% ज़्यादा है। तो श्याम का हम 100 आय मानते हैं, तो राम का आय इसमें 120 हो जाता है। इसी प्रकार हमें दूसरे रेशियो में भी यही दिया हुआ है कि राम और मोहन, जो दूसरा नाम हमें क्वेश्चन में दिया गया है राम और मोहन, मोहन का दिया हुआ है दूसरा नाम। तो राम और मोहन की स्थिति क्या है कि मोहन की आय से राम की आय है वो 8% अधिक है। तो हम मोहन का 100 ले सकते हैं, क्योंकि मोहन से राम की है वो 8% ज़्यादा है। तो मोहन की 100 है तो राम की इसमें 108 हो जाएगी। अब हम इन दोनों रेशियो को सरल करेंगे तो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी हम इसमें 4 का डिवाइड कर सकते हैं। 108 में 4 का डिवाइड करेंगे तो इसका अनुपात हो जाता है 27, और 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है, अब ये तो अनुपात 27 और 25 के हिसाब से इतना ही रहेगा। अब 12 और 10 में हम फिर से दे सकते हैं 2 का भाग, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात और ये हो जाएगा 5, तो 6 अनुपात 5 बन गया। अब इसमें राम रिपीट हो रहा है, दोनों में राम आ रहा है, तो जिसका नाम दोनों अनुपात में आ रहा है उसको हमें सदैव मध्य में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम श्याम का अनुपात पहले ले सकते हैं, उसके बाद में राम का ले सकते हैं और राम के बाद मोहन का ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि श्याम और राम, तो पहले हमने श्याम का लिया है तो इस अनुपात को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 5 की जगह 6 ला सकते हैं और 6 की जगह 5 ला सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम पहले आता है उसी अनुपात को हमें पहले लेना है। और राम को हमने बाद में इसलिए किया है क्योंकि जब 2 अनुपात हैं तो उनमें दोनों अनुपात में जो व्यक्ति आता है वो सदैव बीच में या मध्य में रहना चाहिए, इसलिए हमने इस अनुपात में राम को श्याम के बाद में कर लिया। तो इनका अनुपात लिखा जाएगा 5:6।
इसी प्रकार जो राम का अनुपात अगले अनुपात में है 27 और मोहन का अनुपात हमें 25 दिया हुआ है। तो इसमें देखो एक शॉर्ट मेथड होता है कि कोई भी अनुपात को हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ देखो 6 से हमें 27 को गुणा करना है और मान को सेम रखने के लिए हम 25 को भी 6 से गुणा कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट अपने पास हो जाएगा 162 और उसके बाद में इसका मान हो जाएगा 150। हमने इसमें क्या किया है, 27 को 6 से गुणा किया है। 27 को 6 से गुणा करने पे 162 हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जो 150 आया है उसमें हमने 25 को 6 से गुणा किया है और 25 को 6 से गुणा करने पे 150 आया है। अब आगे देखो हम श्याम के अनुपात के लिए क्या कर सकते हैं। श्याम के अनुपात के लिए हम देख रहे हैं कि 6 को हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि श्याम अनुपात राम का हिस्सा है। तो यदि राम वाले अनुपात को हम 27 से गुणा करते हैं और अनुपात की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए तो श्याम के अनुपात को भी हमें 27 से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक अनुपात को हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यही 27 से गुणा हम श्याम के अनुपात 5 को करेंगे जो कि 135 हो जाएगा। अब ये तीनों का अनुपात हमें प्राप्त हो गया 135 अनुपात 162 अनुपात 150। अब हमें जिसकी आय दी हुई है उसका अनुपात का हिस्सा हम बराबर ले सकते हैं। हमें मोहन की आय इसमें दी हुई है तो मोहन का अनुपात 150 है। तो आगे हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि 150 यूनिट के बराबर मोहन का वेतन हो जाएगा और 150 के बराबर 5500 पर्सन में, जैसे आप देख सकते हो कि पर्सन में 5500 हमें ये दिया हुआ है। तो इसी मान को हम 150 यूनिट के बराबर ले सकते हैं। अब 150 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का निकालने के लिए आप सबको पता है कि ज़्यादा यूनिट की वैल्यू होती है, उससे हम कम यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो सदैव भाग करते हैं, और यदि कम यूनिट की वैल्यू दी हुई हो और हमें ज़्यादा में जाना होता है तो हमें सदैव गुणा करना होता है। तो हम ज़्यादा से कम में आ रहे हैं इसलिए भाग करेंगे और 5500 में 150 का भाग करते हैं तो हमारे पास शून्य से शून्य तो वैसे ही कैंसिल हो जाती है और उसके बाद में इसमें 5 का जो रिजल्ट आता है तो 5 का भाग यहाँ पर 11 बार जाएगा और एक शून्य आगे आ जाएगी और 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा तो ये बट्टे में 3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का जो मान है 110/3 आ जाता है। हमें इसमें श्याम की आय पूछी है तो श्याम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। तो हम 135 यूनिट के बराबर इसका मान निकाल सकते हैं और 135 यूनिट के बराबर जब इसका मान निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 110/3 गुणा 135 और 135 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना बनता है, 3 से ये कैंसिल कर दो, यहाँ पर 3 का भाग इसमें जाएगा, पहले 4 और फिर 5 यानी 45 बार जाता है। हम यहाँ 110 को 45 से गुणा कर सकते हैं। आप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जब 110 से 45 से गुणा करोगे तो 4950 इसमें प्राप्त होगा जो कि एक मान आ जाएगा हमें श्याम की आय का। श्याम की आय का मान 4950, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए के अंदर 4950 दिया हुआ है। ऐसे ही आप बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में रिलेटेड होते हैं वेतन से संबंधित, जैसे जिसमें किसी में 15% वर्दी दे दी हो या 10% वर्दी दे दी हो, एक का वेतन दे करके आप किसी का भी वेतन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ हमने श्याम का निकाला है, यदि हम राम का निकालना चाहें तो 162 यूनिट यानी 110/3 को हम 162 से गुणा कर दें तो हमें इसमें राम का वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे ही आओ, हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या रेशियो की जो ट्रिक है अपनी कॉन्सेप्ट है उसकी सहायता से कर सकते हो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको ये मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो आप पेज को लाइक और शेयर कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करने से उनको भी अच्छे
कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और पेज को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक परीक्षा में अनिल ने सुनील से 10% और सुनील ने प्रवीण से 20% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यदि अनिल का प्रवीण से 272 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तो सुनील ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ये सब अपन निकालने के लिए सीधी सी बात है कि हम अनिल का मान ले सकते हैं और अनिल के बाद में सुनील का ले सकते हैं। अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं कि यदि अनिल और सुनील इसमें ज्यादा किसका है, मतलब सुनील से ज्यादा है, तो से किसके बाद में आ गया, जिस नाम के बाद में से आ जाता है उसका वेतन सदैव कम लिया जाता है। यहाँ पर सुनील से अनिल का ज्यादा है तो सुनील का हम 100 लेंगे, तो 100 के आधार पे 10% ज्यादा है तो आप इसमें 10% यानी 100 में 10 जोड़ सकते हो, तो 110 इसमें अनिल का वेतन हो जाता है। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य अपन काट सकते हैं, तो अपना जो सरल अनुपात है वो 11:10 बन जाएगा। तो 11:10 अनिल और सुनील का रेशियो हो जाएगा अनुपात का। आगे हम देख रहे हैं कि सुनील ने प्रवीण से 20% अधिक प्राप्त किए हैं, तो सुनील, यहां पर मैं अनुपात किसका जोड़ देता हूं कि सुनील और प्रवीण का जोड़ देता हूं। अब सुनील और प्रवीण 2 हैं और इनमें हमें किसका ज्यादा दिया हुआ है, हम ये देखेंगे कि से किसके बाद में आया है, प्रवीण के बाद में आया है, तो प्रवीण के बाद में से आ गया, इसका मतलब प्रवीण का वेतन कम होगा और सुनील का ज्यादा होगा। अब प्रवीण का यदि 100 ले लें तो प्रवीण का यहाँ प्रवीण से 20% ज्यादा है, तो 100 में हम 20 जोड़ सकते हैं, तो ये अनुपात अपने पास हो जाएगा। 20 से हम इसको सरल कर देंगे, 20 से सरल करने के बाद में ये 6 हो जाएगा और इसका जो अनुपात है वो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनील का अनुपात 6 है और यहाँ पर प्रवीण का 5 है। अब हम इन तीनों को एक साथ लेंगे तो कौन सा नाम हमें दोनों अनुपात में मिल रहा है, सुनील का मिल रहा है, तो सुनील के अनुपात को हमें बीच में रखना होगा। तो स्टार्ट में हम अनिल ले सकते हैं और अनिल के बाद में सुनील ले सकते हैं और सुनील के बाद में प्रवीण ले सकते हैं। तीनों का अनुपात हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अनिल और सुनील का अनुपात हमें 11:10 दिया हुआ है और सुनील तथा प्रवीण का अनुपात है वो 6:5 दिया हुआ है। जैसे विद्यार्थियों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वो ही मेथड यहाँ यूज करना है। 10 के बराबर इधर अपन 10 कर सकते हैं और इधर 6 की जगह 6 के स्थान पे 6 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1:1 संख्या से, यानी ये 6 10 से गुणा हो रहा है तो इधर 5 को भी हमें 10 से करना होगा और इधर ये यहाँ पर 10 है वो 6 से गुणा हो रहा है तो 11 को भी हमें 6 से करना होगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66:60:50 बन जाएगा। ठीक है, अब 50 और 60 इसमें 2 का भाग सब में जाता है तो इसको सरल करके भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 30 और उसके बाद में ये हो जाएगा 25। तो इन तीनों का अनुपात 33:30:25 हो जाता है। हमें जो शर्त दी हुई है वो अनिल और प्रवीण के मान के आधार पे दी गई है कि अनिल का वेतन ज़्यादा है प्रवीण के वेतन से। तो आप इस बात को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे कि प्रवीण से ज़्यादा है। से किसके बाद में आया है, प्रवीण के बाद में आया, तो प्रवीण के वेतन से ज़्यादा है 272। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 25 अनुपात तो हमें प्रवीण का मिल रहा है और 33 अनुपात अनिल का मिल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंट कितना है, यानी कितना अंतर है इनमें, हमें 33 में से 25 कम करने हैं। तो 25 कम करोगे तो इसमें 8 का जो डिफरेंस है वो हमें मिलता है। तो 8 यूनिट के बराबर हम कितना ले सकते हैं, क्योंकि इधर अनुपात में तो 8 है और इधर संख्या में 272 है। 8 यूनिट के बराबर 272 है तो 1 यूनिट के बराबर हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा यूनिट से कम यूनिट में जाते हैं तो भाग करते हैं और कम यूनिट से ज़्यादा में जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि 8 से 272 में भाग करेंगे, 8 का जब भाग देंगे तो अपने पास इसका रिजल्ट 34 आएगा और
फिर हम 1 यूनिट से कितने यूनिट में जाएंगे, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए इसमें सुनील का मान। तो सुनील के मान के लिए आप 30 यूनिट कर सकते हो, क्योंकि सुनील का अनुपात में हिस्सा कितना है, 30 है, तो ये 30 यूनिट हो जाएगा। अब 30 यूनिट हो गया तो 30 यूनिट के लिए हम कम से किस में जा रहे हैं, कम से ज़्यादा में जा रहे हैं। तो ज़्यादा में जा रहे हैं तो ज़्यादा के लिए बच्चों 34 को 30 से गुणा करेंगे और 30 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1020 हो जाएगा। अब 1020 हमें किसका वेतन प्राप्त हो रहा है, हमने यहाँ 30 यूनिट किसका लिया है, 30 यूनिट हमने सुनील के लिए हैं। तो सुनील का वेतन 30 यूनिट के बराबर 1020 आ रहा है, तो 1020 सुनील का टोटल वेतन हो जाएगा और ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके तीनों के अनुपात का रूल यूज करके हम प्रत्येक का अनुपात से वेतन है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमें अंक दिए हुए थे, मैंने वेतन बोला है कि हमें अंक दिए हुए हों तो ये परीक्षा के हिसाब से हम इसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे ही वेतन वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वेतन के मान सरल किए। अब यदि हमें दूसरे के अंक पूछे जाएं, जैसे सुनील के पूछे हैं, हमें अनिल के भी अंक ज्ञात करने हों तो अनिल के लिए आप कितने यूनिट यूज कर सकते हो, 33 यूनिट यूज कर सकते हो और 34 को 33 से गुणा करके आप इसमें अनिल का अंकों का मान भी निकाल सकते हो। और प्रवीण के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप 1020 में से 272 कम कर दो या फिर आप इसमें जो 25 यूनिट दी हुई हैं उसको आप 34 से गुणा कर दो। तो 34 से यदि 25 को गुणा करेंगे तो अपने पास इसमें प्रवीण के अंकों का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आप आराम से उस क्वेश्चन को इसी सरल तरीके के माध्यम से निकाल सकते हो और इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। अब आगे देखो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें स्क्रीन के सामने है, आप देखो इसमें यदि रजनी की आय आरती की आय से 25% अधिक है तो आरती की आय रजनी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये हमें इसमें देखना है। तो सीधी सी बात है कि से किसके बाद में आया है, आरती की आय के बाद में आया है। तो हमें यहाँ पर दोनों का रेशियो लेंगे तो किसका रेशियो होगा, पहले हमने रजनी का लिख लिया और उसके बाद में अनुपात आरती, लेकिन कम किसका है, आरती का है। तो आरती का कम लेंगे तो 100 ले लेंगे और 100 के आधार पे कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो रजनी का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और इसको हम सरल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये अपने पास 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 का भाग दोनों ही संख्याओं में जाता है तो हम 25 का भाग देकर के अनुपात को सरल कर सकते हैं। तो ये 5:4 बन जाता है। 5:4 प्राप्त होने के बाद में हम देखते हैं कि रजनी की आय से, यानी की का नाम किसकी आय से पहले आया है, रजनी की आय के पहले आया है, तो इससे कितना कम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 के आधार पे कितना कम आ रहा है, 1 कम आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 1 कम है। लेकिन हमें 1 कम वो तो 5 के आधार पे ही है, हमें किसके आधार पे चाहिए, प्रति 100, यानी 100 के आधार पे कितना कम है आरती का वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न तो अपने बनेगी 1/5, यानी 1 कम है और रजनी का रेशियो है वो 5 है, तो रजनी के रेशियो को हम यहाँ ले सकते हैं। 1 कम हो गया इसमें कि 5 में से 4 हम घटाएंगे तो 1 बचता है, तो 1/5 तो ये तो हो गई भिन्न। लेकिन हमें जब प्रतिशत में मान चाहिए तो हमने देखो बेसिक पढ़ते समय मैंने बताया था कि आप गुणा 100 करते ही मान को प्रतिशत में प्राप्त कर सकते हो। तो वही रूल यहाँ पर हमें काम में लेना है। 1/5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 5 का भाग इसमें जाता है 20 बार, तो अपने पास उत्तर है या जो आंसर है वो 20% आ जाता है। और ये 20% किसके आंसर आते हैं, ये आते हैं कि रजनी की जो आय है वो
इसकी आय से मतलब कम है, आरती की जो आय है वो कम है। कितनी कम है? 20% कम है। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कम है तो आरती की आय कितनी होनी चाहिए? रजनी की यदि 100 है तो आरती की उसमें 80 बन जाती है। तो इस प्रकार से आप बहुत एकदम सरल तरीके से इजी मेथड से एकदम कम समय में इस क्वेश्चन को समझ के कर सकते हो। आपको ये जरूर समझना है इसमें कि जिसकी आय कम है उसको आप 100 ले सकते हो, और जिसकी अधिक हो रही है तो 100 के आधार पे अधिक हो रही है तो आप 100 में उसको जोड़ सकते हो। तो 100 में 25 ज़्यादा है तो यहाँ 125 बन जाएगा। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, हम इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी सही कर देंगे, जो कि आंसर हमें 20% प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अब देखो हम इसमें क्वेश्चन अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सामने है। आप इसको पढ़ो पहले इसमें कि एक वर्ग की जो भुजा है उसको 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जानी चाहिए। तो हम ऐसी चीज़ें बार बार जो कंपटीशंस एग्जाम्स होती हैं उनमें देखो देखने को मिलती हैं कि कोई आकृति का क्षेत्रफल पहले इतना था और बाद में इतना है, उसको हम सरल कर रहे हैं, कैसे करें। तो इसमें ऐसा ही प्रश्न हमने एक लिया है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इस क्वेश्चन को सरल करते वक्त एक 100 ट्रिक यूज कर सकते हो, और 100 ट्रिक इसमें ये होती है कि वर्ग के लिए जो ट्रिक है या जो फॉर्मूला है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो 2a का जो मान इसमें बन सकता है 2a और a² अपॉन 100। यहाँ पर a इसमें भुजा ली जाती है a के लिए, या a के लिए भुजा के हिसाब से लेता है, लेकिन वर्धी यहाँ पर a का एक रूप होता है। a का रूप क्या होता है? जो प्रतिशत की वर्धी है, यानी बढ़ाने का नाम क्या होता है? बढ़ाने का मतलब वर्धी करना, यानी उसके मान जैसे 100 है तो 100 का मान उसमें बढ़ करके कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। तो जो वर्धी 20 की हुई है वो हमें एक ही जगह पे पुट करनी है या एक ही जगह पे रखनी है। तो इसमें देखो आप एक ही जगह यदि 20 रखोगे तो 2 गुणा 20 और ये 20 गुणा 20 और अपॉन 100। इस प्रकार से ये ट्रिक का मान अपने पास बन जाता है। यहाँ पर अपन 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे और ये 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 4 तो इक्वल वैल्यू कितनी हो जाती है? इसमें 44। और ये जो आंसर आता है वो आंसर किसका आता है? प्रतिशत में आता है। ये पूरा जो मान किस में है? प्रतिशत में है। तो यहाँ पर भी अपने पास कौन सा आंसर प्रतिशत में आएगा? तो ये वृद्धि 44% इसके क्षेत्रफल में हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये एक बहुत ही मतलब पॉपुलर ट्रिक है, जो आप क्वेश्चन वर्ग का जो क्वेश्चन होता है या वर्ग के क्षेत्रफल में जो वृद्धि दी हुई हो या कमी दी हुई हो, जैसे मान लो 10% कमी दे दी तो उसमें आप a का मान -10 कर सकते हो। यानी कमी के लिए सदैव माइनस यूज करना है, और प्लस के लिए मतलब वृद्धि के लिए प्लस का मान काम में लेना होता है। तो ये सीधी सी बात है कि वर्ग के किसी प्रकार से क्वेश्चन मान लो 20 की जगह 25 जाए तो हम एक ही जगह 25 ले सकते हैं, और इस कमी में 10 की जगह 25% आ जाए तो हम -25 ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं मान बदल करके, उनको आप इस ट्रिक और फॉर्मूले के से आसानी से उसको सरल कर सकते हो। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो एक आयत से रिलेटेड है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आयत में दो भुजाएं, दो प्रकार की माप यूज होती हैं, एक तो होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो हमें दोनों के ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर इनके जो प्रतीक चिन्ह यूज लेते हैं वो ए और इसका बी ले सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जो ए में तो हमें -20 कर देना है और बी में हमें क्या कर देना है, वृद्धि हो रही है तो +30 कर देना है। ठीक है। अब
इसका जो ट्रिक या फॉर्मूला होता है वो हम इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में वर्ग का देखा, इसी प्रकार से इसका भी अपना जो फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये इसका ट्रिक होता है। ये जो भी मान आएगा वो प्रतिशत के रूप में आएगा। तो इसमें अपने पास क्वेश्चन में देखो कमी के लिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि कमी को हमें माइनस कर देना चाहिए। तो 20% की कमी हो रही है तो a बराबर -20 हो जाएगा, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है तो हम +30 कर देंगे। यहाँ पर इस ट्रिक के द्वारा जो भी क्षेत्रफल में हम परिवर्तन प्राप्त करेंगे वो इस प्रकार से कि -20 + 30 प्लस यहाँ पर -20 गुणा 30 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। अब ये जो मान हमने इसमें कुछ नया नहीं किया है, केवल a के बराबर वैल्यू रखी है और b के बराबर वैल्यू रखी है, और वैल्यू रखते ही अब आप इसमें सरल कर सकते हो कि -20 और +30 का रिजल्ट कितना होता है प्लस के 10। क्यों? क्योंकि प्लस का मान बड़ा है, कितना बड़ा है 10 बड़ा है, तो प्लस के 10 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 600 बटे 100 हो जाएंगे, और इसमें 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद में 10 में से 6 हम घटाएंगे तो 4 आंसर आएगा। मैंने बताया कि ये जो ट्रिक है इससे जो भी मान आता है वो परसेंट में आता है। तो यहाँ पर जो मान हमें 4 प्राप्त हुआ है वो 1% का मान है, और ये एक इसके क्षेत्रफल पे प्रभाव। यदि यहाँ पर रिजल्ट ऋणात्मक आता है या माइनस में आता है तो वहाँ पर हम क्षेत्रफल में कमी को दर्शाएंगे, और इसी ट्रिक्स में यदि अपने पास ये धनात्मक मान आया है, प्लस में आया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4% की इसमें वृद्धि हुई है, और इसमें पहले से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30% की वृद्धि करने पे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 4% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। 4% की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और यही मान ऋणात्मक आता है तो इसको हम कमी प्रतिशत के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अपन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें हम इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सामने है, जिसमें एक छात्र के पास होने के लिए अंकों का जो स्थिति है वो दी हुई है कि एक छात्र है वो पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करता है और उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। अब 40 अंक से आप देखो इस क्वेश्चन में किस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 40 अंक से वह असफल हो जाता है तो हमें पूर्णांक चाहिए। कुल अंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, यानी पूरे अंकों का योग। जो भी एग्जाम आयोजित होती है वो टोटल अंक उसमें कितने होते हैं या पेपर पूरे नंबरों का कितना होता है। एक आप कोई भी एग्जाम्स दोगे उसके अंदर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा पूर्णांक इधर, और पूर्णांक अर्थ होता है कि 100 अंक का है या 200 अंक का है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ मिलेगा। तो वो क्या होता है? वो एक उस पेपर के सभी प्रश्नों के अंकों का योग होता है, तो उसको हम योग को क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी परीक्षा में अंकों का जो योग है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 33% तो के पास होने के लिए जरूरी है, लेकिन विद्यार्थी क्या है कि पढ़ाई में कमजोर है और कमजोर होने की वजह से वह 33% नहीं बना पाता है और उसके अंक कम रह जाते हैं। कितने कम रह जाते हैं? यानी 25% वह प्राप्त कर रहा है तो 8% उसके कम रह जाते हैं। कितने कम रह जाते हैं? 8% कम रह जाते हैं। तो सीधा सा बात है कि जो ये प्रतिशत अपन हटाएंगे तो प्रतिशत किसका मान होता है? प्रतिशत का मान होता है 100। तो 100 के ऊपर ये मान 8 है, तो 8 यूनिट का जो मान है वो अपने पास 100 आ जाएगा। और हमें कितना चाहिए? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा इसमें? मतलब 8% से अपने पास बन रहा है, तो 8 अंक यदि कम है तो टोटल अंकों की संख्या 100 है, और यहाँ पर 8 यूनिट से हम 1 यूनिट में जा रहे हैं तो इसको 100/8
8 कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिट का दिया हुआ हो तो हमें कम यूनिट में जाने के लिए सदैव क्या करना चाहिए, भाग कर देना चाहिए। तो यहाँ हम 100 में 8 का भाग दे सकते हैं। आगे देखो, हमें 40 अंक यानी रियल में वह कितने अंकों से असफल या फेल होता है, वह 40 अंक से फेल होता है। तो यहाँ पर 8 कम है तो 100 है, और 40 यदि यूनिट इसमें बन जाती हैं यानी 40 अंक उसके कम रह जाते हैं, तो टोटल अंकों की संख्या 100/8 गुणा 40 हो जाती है। इसको हम 1 से और इसको 5 से, तो हम 100 को 5 से गुणा करेंगे तो इसमें 500 का मान अपने पास ही बन जाता है। तो वह जो परीक्षा किसी छात्र ने दी है, उस परीक्षा के टोटल पूर्णांक का जो मान है या जो अंकों का योग है वो हमें 500 प्राप्त हो जाता है। तो उस एग्जाम के कुल अंक ही 500 हैं, तो अपना ऑप्शन सही इसमें राइट हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही कम समय में इसको सरल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें पढ़ते हैं कि एक विद्यार्थी है, एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर त्रुटि है, 30 ना होकर के इसकी जो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसमें जो री की जगह ऊ की मात्रा है, हम देख सकते हैं कि ये त्रुटि है। तो त्रुटि को हम क्या मानते हैं, त्रुटि होती है हिंदी में, इसको गलती भी कहा जाता है। को उसने 5/3 के स्थान पर यदि वह 3/5 से मल्टीप्लाई करता है तो वह गलती कर देता है, और गलती कर देता है तो वह कितनी गलती करता है, 100 के हिसाब से कितनी कमी होती है या कितनी उसमें गलती होती है। तो यहाँ देखो, हम 5/3 लिखते हैं और उसके बाद में 3/5 लिखते हैं। हमें यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम का जो सीधा तरीका क्या होता है कि जब छोटी और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको एलसीएम के लिए गुणा करना चाहिए। तो हम 3 को 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 इसका एलसीएम है 3 और 5 का। हमें एलसीएम जो नीचे हर में जो संख्या दी हुई हो उनका हमें एलसीएम लेना चाहिए। तो 3 और 5 हैं और इनका एलसीएम 15 है। तो 15 से हम दोनों भिन्नों को गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने के बाद में इनको हम काट देते हैं। तो ये 5 बार, तो इसका 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। हमने क्या किया कि 3 का 3 में एक बार भाग जाता है, और 15 में 3 का 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आ जाता है। फिर 5 में 5 का एक बार और इसमें 3 बार, फिर हम यहाँ 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आ जाते हैं। अभी हमें जो दिख रहा है कि पहले 5/3 से गुणा करना था, तो उससे तो मान हमें कितना मिलना चाहिए था, 25 मिलना चाहिए, लेकिन वह गलती करके कितने से गुणा कर देता है, वह गलती करके 3/5 से। तो 3/5 में जाते ही हमें 9 प्राप्त होते हैं, यानी कमी हो जाती है। तो इसको हम माइनस से दिखाएंगे, और आप ऑप्शन में देख रहे हो कि प्रत्येक ऑप्शन में माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब मान में त्रुटि होगी, गलती होगी और मान में कमी आएगी। माइनस को हम कमी भी कह सकते हैं। तो कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, हम स्टार्ट में 25 ले रहे हैं, और 25 में से यदि 9 कम करेंगे तो 16 की कमी इसमें आ रही है। अब 16 की कमी आ रही है, कितने पे आ रही है, जो 25 है उसके आधार पे 16 की कमी आ रही है। तो हमें प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत के लिए मैं बता चुका हूँ स्टार्ट में बेसिक पढ़ाते वक्त कि जब भी प्रतिशत में हम जाते हैं तो 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर सकते हैं, और 100 से गुणा करते ही ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में भी हमें प्रतिशत में जो मान प्राप्त होगा उसको हम माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि जब 25 से हम 9 में जाते हैं तो एक ऋणात्मक मान हमें दिया जाता है, यानी कमी होती है, और कमी को हम माइनस से दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो मान आना चाहिए उसमें 64% तक की कमी हो जाती है, और ये अपने पास आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से उस विद्यार्थी की जो त्रुटि है, जो प्रतिशत त्रुटि है, वो 64% की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम
अगले वीडियो में भी आपको जो मैथ्स के मुख्य टॉपिक्स कंपटीशंस एग्ज़ाम के लिए होते हैं उन सब के वीडियो आपको बारी बारी से उपलब्ध करवाएंगे। आपको यदि मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए हैं या इनमें कॉन्सेप्ट से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप पेज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके मित्र भी इसका लाभ ले सकें, और पेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। जो भी नया वीडियो आपको मिलेगा, जो भी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।